ये कहानी है सोनम की, जो शुरू से ही बड़े नाजों से पली बड़ी थी। सोनम घर के काम करने में कामचोर थी। हर काम उसे सिर्फ करा करा ही चाहिए था। सोनम के माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे, क्योंकि वो उनकी इकलौती संतान जो थी। सोनम अपने कॉलेज की लास्ट ईयर की पढ़ाई पूरी कर रही थी। सोनम का बेस्ट फ्रेंड मयंक उसके सबसे ज्यादा करीब था और समय के साथ दोनों में प्यार हो जाता है। सोनम बेटा, तेरे ये नखरे हम ही उठा रहे हैं, तेरे ससुराल वाले ये नखरे नहीं उठाएंगे। इसीलिए कहती हूँ घर के काम करने की आदत डाल दे। वहाँ मैं तेरे पास नहीं रहूंगी सारा घर का काम करने के लिए। यहाँ तो मैं बना बना के खिला रही हूँ तुझे, वहाँ क्या होगा तेरा। हाँ बेटा, तेरी माँ बिल्कुल सही बोल रही है। कल को तेरी शादी होगी और तू काम नहीं करेगी तो आगे तेरा घर कैसे चलेगा। आज से ही काम शुरू कर दे। कल को तेरी शादी होगी तो तुझे वहाँ काम करना पड़ेगा और तूने काम सही से नहीं किया तो तेरी वजह से तेरे ससुराल वाले हमें भी ताने देंगे। पापा जी, मुझसे ये काम वाम नहीं होता, मैं नहीं करूँगी काम। और वैसे भी कुछ महीने बाद सर्दी शुरू होने वाली है, इतनी ठंड में मेरे बस की नहीं है काम करना। और आप देखना, मुझे बहुत अच्छा ससुराल और सास मिलेगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। मयंक और सोनम की पढ़ाई पूरी हो जाती है। मयंक एक बड़ी सी कंपनी में जॉब करने लगता है। वहीं अशोक अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं। मयंक देखो, अब हमें अपने घर में शादी के लिए बात कर लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में पापा जी रिश्ता देखकर मेरी शादी कर देंगे। इसीलिए हमें आजकल में ही अपने घर में रिश्ते की बात कर लेनी चाहिए। अरे तुम फिक्र क्यों करती हो? तुम्हें मेरी ही दुल्हन बनकर घर आना है। मैं आज ही घर वालों से बात करूंगा और देखना सब मान जाएंगे। मेरी मम्मी और बड़ी भाभी तो बहुत ही अच्छे हैं। तुम्हें अपने घर की कभी याद नहीं आएगी। तुम देखना सब तुमसे बहुत प्यार करेंगे। वो बात तो ठीक है मयंक, लेकिन वो क्या है ना, मुझे घर के काम करने में ना थोड़ा आलस आता है। और ठंड में तो बिल्कुल भी नहीं करती मैं काम। मेरी तरफ से सारा काम तुम्हें ही करना पड़ेगा, अभी सोच लो। अरे अब क्या सोचना, जब प्यार किया तो डरना क्या। हाँ हाँ, अभी आपको सलमान खान के डायलॉग बहुत याद आ रहे हैं ना। शादी के बाद पता चलेगा वो तो हम आपके हैं कौन। ओहो मेरी माधुरी दीक्षित। हाँ जी, मेरे सलमान खान। अब आप अपने घर में बात करके मेरे घर में अपने परिवार के साथ मेरा हाथ मांगने आ जाना, ठीक है ना। जो हुक्म मेरे आका, आपका हुक्म सर आंखों पर। मयंक अपने घर वालों से सोनम और अपने रिश्ते की बात करता है। मयंक की बात सुनने के बाद मयंक की खुशी का ध्यान रखते हुए उसकी बात मान ली जाती है। वहीं सोनम भी अपने घर वालों को मयंक के बारे में सब बता देती है और सभी घर वाले कुछ दिनों बाद सोनम के घर उसका रिश्ता लेकर पहुंच जाते हैं। बहन जी, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद आई है और हम इस रिश्ते से बहुत खुश हैं। जब हमारे बच्चे खुश हैं, तो भला हमें इससे क्या दिक्कत हो सकती है। हाँ बहन जी, हमें आपका बेटा बहुत पसंद आया है। तो ये लीजिए, इसी बात पर मुंह मीठा कीजिए। तो अब एक काम करते हैं, अच्छा सा मुहूर्त देखते हैं, बच्चों की शादी करा देते हैं। हाँ बहन जी, अब तो बस मेरी ये सुंदर सी बहू मेरे घर आ जाए, उसके बाद दोनों देवरानी और जेठानी मिलकर घर संभाल लेंगी। फिर मैं आराम फरमाऊंगी और उसके बाद भगवान के दर्शन करने अपना तीर्थ यात्रा पर चली जाऊंगी। ऐसे ही सभी हंसते हुए बातें करते हैं। कुछ दिनों बाद दोनों की सगाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे को अंगूठी पहनाते हैं और रस्म पूरी करते हैं। 1 महीने बाद दोनों की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों बाद ही सर्दियाँ शुरू हो जाती हैं। देवरानी जी, आप भी तो कुछ काम कर लो। सुबह से मैं ही काम कर रही हूँ। मैं तो काम कर करके थक गई हूँ। घर का सारा काम मैंने किया है। अब कम से कम आप शाम की चाय तो बना दो। भाभी, आप तो काम करके मुझ पर एहसान जता रही हो। मैंने आपको कब कहा कि आप सब काम करो? मैंने बस ये कहा है कि थोड़ा आराम कर लो, फिर काम करूंगी। लेकिन आपको काम करने की बहुत जल्दी पड़ी थी, तो अब इसमें मेरी क्या गलती है? अब आप ही बताइए। इतनी ज्यादा ठंड है, मैं अकेले सारा काम कैसे करती इतनी ठंड में? देखो, मुझसे नहीं होता ऐसे काम। देवरानी जी, आप सुबह से आराम ही कर रही हो। सुबह से इंतजार करते करते दोपहर हो गई है, अब जाकर काम शुरू किया है। देवरानी जी, मुझे भी ठंड लग रही है। मैं तो सारा काम कर रही हूँ, सबके लिए खाना बना रही हूँ। सुबह की चाय नाश्ता सब कुछ अकेले ही बनाती हूँ। मैंने आपको कभी नहीं कहा कि आप अकेले काम करो। मैंने तो बस आपको झाड़ू पोछा करने को कहा था। देखिए भाभी जी, मुझे बहुत तेज ठंड लगी है, तो आप आज खुद ही काम कर लो, मैं काम नहीं कर सकती। और अभी मेरा फेवरेट बिग बॉस शो आ रहा है, तो ये शो देखने के बाद ही मैं कुछ और काम करूंगी। सुधा अपनी सास के पास जाकर उन्हें सारी बात बताती है। उसकी सास सुधा से कहती है, अरे बहू, कोई बात नहीं,
वो भी नई नई बहू है ना ये, और अभी उसे आए हुए दिन ही कितने हुए हैं। कोई बात नहीं, वो तुझसे छोटी है, काम कर लेगी, उसे थोड़ा समय दे, मैं उसे समझा दूंगी। वो कल से तेरे साथ मिलकर सारा घर का काम कर लेगी, तू फिक्र मत कर। ठीक है माँ जी, अगर आप कहती हैं तो मैं अकेले ही काम कर लेती हूँ। देवरानी जी को कुछ नहीं कहती मैं। सुधा अपनी सास को कुछ नहीं कहती और घर का सारा काम, खाना पीना सब कुछ खुद अकेले कर लेती है। अगले दिन सोनम की सास और पति सोनम को समझाते हैं। उनकी बात का ध्यान रखते हुए सोनम ना चाहते हुए भी काम करने लगती। आथू, ये कैसी चाय बनाई है? एकदम कड़वी है। तो मुझे मारना चाहती हो क्या? ओहो, मुझे लगता है ना मैंने शायद चीनी की जगह नमक डाल दिया है। मैं क्या करती, इतनी ठंड है, ऊपर से सुबह उठने का मन नहीं करता और फिर काम भी करो। हे भगवान, क्या करूं मैं अब तुम्हारा? रोज कुछ ना कुछ करती हो। अब जाओ यहाँ से। जब सभी नाश्ता शुरू करते हैं तो देखते हैं कि खीर में दूध कम, पानी ज्यादा है। आलू के पराठे में नमक की जगह सोडा, सब्जी में नमक की जगह चीनी होती है। इसके बाद सभी का मुंह खराब हो जाता है। अब सोनम को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो काम से कैसे बचे। तभी वो अपनी माँ को फोन करके सारी बात बताती है और उन्हें ससुराल आने के लिए कहती है। ये इतनी सुबह सुबह कौन है गेट पे? कितनी ज्यादा ठंड हो रही है। किशन, किशन उठो ना किशन, जाकर देखो ना गेट पर कौन आया है इतनी सुबह सुबह। सुधा के बार बार उठाने पर भी सुधा का पति नहीं उठता और सुधा गेट खोलती है। देखती है कि देवरानी के माता पिता 14 साल की लड़की के साथ खड़े हैं। तभी सुधा सभी को अंदर लाती है और सभी घर वालों को जगा देती है। माँ, पापा, प्रिया, आप सब यहाँ, वो भी बिना बताए। सब ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। बस तेरी ना बहुत याद आ रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना तुझसे मिलने आ जाएं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है समधन जी। आप सब बैठिए, और बड़ी बहू तू जाकर सबके लिए जरा चाय नाश्ते का इंतजाम तो कर दे, ठंड बहुत हो रही है। जी ठीक है माँ जी, मैं चाय और पोहा बना देती हूँ। अरे नहीं बेटा, पोहा मत बनाओ, तुम्हारे अंकल को पोहा पसंद नहीं है। अरे बहू ऐसा कर, तू सबके लिए ना आलू के पराठे बना ले, ठंड भी बहुत हो रही है, और साथ में 2-3 चीजें और बना लियो। ठीक है माँ जी। सोनम, आओ मेरी मदद करो। आती हूँ दीदी थोड़ी देर में। जरा मैं मम्मी पापा को अपने कमरे में छोड़ाऊँ, तब तक ये फ्रेश हो जाएंगे, फिर मैं आती हूँ। ठीक है, जल्दी आओ। बेचारी सुधा देवरानी के आए मायके वालों के लिए सुबह सुबह चाय नाश्ता बनाने के लिए रसोई में जाती है, लेकिन बहुत देर के बाद भी सोनम जेठानी की मदद के लिए नहीं आती। कितनी ठंड है रसोई में, सारे बर्तन कितने ठंडे पड़े हैं। एक तो ये सब बिना बुलाए सुबह ही आ गए हैं, ऊपर से नाश्ते की फरमाइश कर रहे हैं। ऐसा करती हूँ, पहले आलू चढ़ा देती हूँ, फिर आटा गूंथ लूंगी। बहू जल्दी जल्दी सबके लिए नाश्ता बना दे। अरे छोटी बहू के घर वाले बेचारे भूखे होंगे, सुबह सुबह ही आ गए ना। माँ जी, मेहमान तो देवरानी जी के आए हैं ना, तो देवरानी जी को अपने मायके वालों के लिए काम करना चाहिए ना। लेकिन देखिए ना, मैं यहाँ ठंड में अपनी नींद खराब करके इनके लिए नाश्ता बना रही हूँ, वो भी अकेले। बहू अगर कोई और होता तो मैं तुम दोनों को कहती काम करने के लिए, मगर तू खुद सोच, देवरानी के मायके वाले आए हैं। अरे बहू उसे थोड़ी देर तो अपने मायके वालों के साथ बैठने दे। अरे तू ही सोच, अगर वो घर के काम में लग जाएगी तो उसके मायके वाले क्या सोचेंगे हमारे बारे में। इतना कहकर मीना वहाँ से चली जाती है। वहीं सुधा सबके लिए ठंड में कपकपाते हुए नाश्ता बनाती है। ऐसे ही दिन गुजर जाते हैं और एक रात सबका खाना खाने के बाद सुधा ठंड में कांपते हुए ढेर सारे बर्तन पानी में धोती है। पता नहीं कैसे मायके वाले हैं, 2 दिन हो गए हैं, जाने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। ऊपर से इतना सारा खा खा कर मेरी जान की आफत डाल रखी है। ढेर सारे बर्तन भी हो गए हैं, अब मैं कैसे अकेले धोऊं? देवरानी जी तो एक काम को हाथ नहीं लगाती। बर्तन धोकर मुंह बनाते हुए सुधा सोने के लिए चली जाती है। अगली सुबह जल्दी उठकर घर वालों के लिए नाश्ता बनाती है। कुछ देर बाद कपड़े धोने के लिए जाने लगती है। तभी उसे देख देवरानी कहती है, अरे बाबा, इतनी ज्यादा ठंड है, मेरे कपड़े भी गंदे पड़े हैं। ऐसा करती हूँ, जेठानी जी से कह देती हूँ, वो धो देंगी। अपने कपड़ों के साथ ही मेरे कपड़े भी धो देंगी। मैंने तो सोच लिया है, मैं अपने मम्मी पापा को ठंड तक यहीं रोक के रखूंगी। इसी बहाने घर के काम से तो बच जाऊंगी। सुधा भाभी, आप कपड़े धो रही हो तो मेरे और मेरे घर वालों के भी धो देना, बहुत गंदे हो गए हैं।
मैं क्या तुम्हें सबकी नौकरानी नजर आती हूँ? अरे तुम्हारे मायके वाले हैं, तुम धो उनके कपड़े, मैं क्यों धोऊं? तुमसे ये तक नहीं हुआ कि तुम अपनी जेठानी की मदद कर दो। जब से तुम्हारे मायके वाले आए हैं मैं अकेले सारे काम में लगी हूँ, क्योंकि माँ जी ने मुझे कहा था काम करने को, ताकि उनकी छोटी बहू अपने मायके वालों के साथ समय बिता सके। तुम्हारे लिए इतना सब करने के बाद भी तुम मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो। अरे अरे भाभी, आप इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैं सारे कपड़े अकेले धो देती, लेकिन मैं ना आज सबको बाहर घुमाने ले जा रही हूँ, बस इसीलिए। हाँ हाँ, पटक दो यहाँ पे सारे कपड़े, धो दूंगी, क्योंकि मैं तो इस घर की नौकरानी हूँ ना। सोनम वहाँ से चली जाती है। सुधा गुस्से में मुंह बनाकर घर आए मेहमान और सभी घर वालों के कपड़े धोने में लग जाती है। उसे कपड़े धोने में 3 से 4 घंटे लग जाते हैं, जिसके बाद वो सारा काम खत्म करके एक बार फिर से रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती है। वहीं उसकी देवरानी अपने परिवार के साथ मॉल में जाती है और शॉपिंग करती है और बाहर ही खाना खाती है और घूमती है और उसके बाद घर आती है। सोनम, मैंने सारा खाना बना दिया है, घर का सारा काम भी कर दिया है, सारी सब्जियां भी बना दी हैं। अब बस तुम जाकर थोड़ी सी रोटियां डाल दो। मगर भाभी, मैं तो अभी अभी बाहर से थकी हारी आई हूँ, और भाभी वैसे भी मेरी माँ के पैरों में ना बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए मैं अपनी माँ के पैरों की मालिश करने जा रही हूँ, क्योंकि सर्दी में उनके हाथ पैरों में ना बहुत दर्द होता है। अरे कोई नहीं छोटी बहू, तू जाकर अपनी माँ के पैर में तेल लगा ले। और तू बड़ी बहू, जब तूने सारा काम कर ही दिया है तो बेटा तू ही सारी रोटियां भी डाल दे। अरे बेचारी छोटी बहू को भी फुर्सत नहीं मिल रही, तू खुद ही देखना, उसके मायके वाले ससुराल जो आए हैं, बेचारी किसी न किसी काम में लगी रहती है सुबह से शाम तक। चल तू ही रोटी डाल दे। एक बार फिर से अपनी सास की बात से सुधा का मुंह बन जाता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर सभी को खिलाती है। ऐसे ही अगले दिन सोनम की माँ अपनी समधन से कहती है, समधन जी, मुझे सोनम बता रही थी कि सुधा बहुत अच्छा शाही पनीर बनाती है, आज नाश्ते में वही बनवा लीजिए ना। आंटी जी, पनीर तो घर में है नहीं, गोभी की सब्जी बना रही हूँ, पनीर फिर कभी बना दूंगी। जेठानी जी, अगर घर में पनीर नहीं है तो बाजार से जाकर ले आइए ना, और बना दो ना मेरे घर वालों के लिए पनीर। पता नहीं फिर कब आना हो मेरे घर वालों का। एक काम करो सोनम, तुम जाकर बाहर से पनीर ले आओ, मैं तो इतनी ठंड में बाहर जाऊंगी नहीं। अरे जेठानी जी, मैं तो नहीं जा सकती, वो मुझे ना कपड़ों की प्रेस करनी है, इन्हें आज एक जरूरी मीटिंग में जाना है। अगर समय पर कपड़ों पे प्रेस नहीं की ना तो वो लेट हो जाएंगे, वरना तो मैं ले ही आती। अरे बड़ी बहू, तू ही ले आ जाकर, अरे खिला देना सबको अपने हाथ का शाही पनीर बनाकर। और हाँ, खुद को जरा अच्छे से ढक कर जाइयो बाहर, अरे बहुत ठंड हो रही है बाहर, वरना तुझे ठंड लग जाएगी। बेचारी सुधा अपनी सास की बात मानकर मार्केट से ठिठुरती हुई पनीर लेने के लिए चली जाती है और सभी के लिए शाही पनीर और पूड़ियाँ बनाकर खिलाती है। अब इसी तरह रोज अकेले ठंड में वो काम करती और एक दिन अचानक से उसकी तबीयत खराब हो जाती है और अगले दिन खांसते हुए वो सास के पास जाकर कहती है, माँ जी, आज मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आज मैं झाड़ू बर्तन खाना पीना कुछ नहीं कर पाऊंगी। दिन रात ठंड में अकेले काम कर करके ना मेरी तबीयत खराब हो गई है। अगर मैंने अब इतनी ठंड में काम किया तो मुझे निमोनिया हो जाएगा। आप देवरानी जी को बोलिए ना कि वो अपने मायके वालों का काम खुद करे। वैसे भी मेहमान तो 1-2 दिन ही अच्छे लगते हैं ना। हाँ बहू, वैसे तो तू सही कह रही है, अब तू आराम कर ले, मैं करती हूँ जरा इस छोटी बहू से भी बात। अपनी बड़ी बहू की ऐसी हालत देखकर मीना अपनी छोटी बहू के पास जाती है। बहू देख, मेरी बातों का बुरा मत मानियो, मगर मेहमान 1 या 2 दिन के ही अच्छे लगते हैं, मगर तेरे मायके वालों को यहाँ आए हुए बहुत दिन हो गए हैं। अगर वो यहाँ और रुकना चाहते हैं तो मुझे उस बात से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब तू ही देख, जब बड़ी बहू की तबीयत खराब हो गई है तो काम कौन करेगा घर का। अगर वो यहाँ रुकेंगे तो ठीक है, लेकिन काम तुझे करना पड़ेगा सारा, क्योंकि अचानक बड़ी बहू की तबीयत बहुत खराब हो गई है, जिस वजह से वो काम नहीं कर पाएगी। ठीक है माँ जी। मीना की बात सुनकर सोनम का मुंह बन जाता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती और गुस्से में पूरे घर की सफाई करने में लग जाती है। फिर रसोई में जाकर खाना बनाकर हॉल में आकर देखती है, जहाँ उसके पिता गीली मिट्टी से सनी हुई चप्पल अंदर लेकर आ जाते हैं। वहीं उसकी मासी की बेटी प्रिया बच्चे की तरह चिप्स खाती है और सारा फ्लोर गंदा कर देती है। प्रिया, पापा, ये सब आप दोनों ने क्या किया? मैंने थोड़ी देर पहले ही सारा हॉल साफ किया था और आप दोनों ने फिर से गंदा कर दिया। आपको नहीं पता कि कितनी ठंड है? इतनी ठंड में मैंने जैसे तैसे करके इतनी मेहनत से सारा काम किया और फिर से मुझे सफाई करनी पड़ेगी। अरे बेटा, मैं जरा बाहर टहलने गया था
पर तू तो जानती है मैं ठंड में बिना चप्पल के घर में नहीं आ सकता, और अब उम्र ऐसी है कि ठंडे फर्श से मुझे जुकाम खांसी बहुत जल्दी पकड़ लेती। अरे दीदी, कहाँ इतना गंदा हुआ है? थोड़े से चिप्स और कुरकुरे के पैकेट ही तो है, उठा लो ना उसे। इतना गंदा भी थोड़ा ना हुआ है, क्यों फालतू में मुंह बना रही हो? इतना बोलकर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। सोनम फिर से हॉल को साफ करती है। हॉल साफ करने के बाद सोनम अपनी माँ के कमरे में जाती है तो वो देखती है कि पूरा कमरा गंदा पड़ा हुआ है। वही ब्लैंकेट भी जमीन पर पड़ा हुआ है। कपड़े और सारा सामान सब कुछ इधर उधर बिखरा हुआ है। ये देखकर सोनम मुंह बनाते हुए अपनी माँ से कहती है, ये सब क्या है माँ? आपने ये कमरे की क्या हालत कर दी? अरे कहाँ, कुछ सही तो है। मेहमान घर में आते तो ऐसी हालत हो जाती है। मगर माँ, अपनी बेटी पर तो दया खाओ। मेरी जेठानी जी भी बीमार है, मैं अकेले ये सब कैसे करूँगी? और आप सब हो कि मेरा काम बढ़ाए जा रहे हो। सोनम अपनी बेटी की बातों का कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही अब सोनम को घर का सारा काम जेठानी की देखरेख में सब कुछ अकेले ही करना पड़ता। वो सुबह से शाम तक अपने ससुराल वालों के साथ साथ मायके वालों का भी काम करके बहुत ज्यादा थक जाती थी। उसे अपना ही होश नहीं रहता। ये इतने सारे झूठे बर्तन किसने किए हैं? अभी थोड़ी देर पहले ही तो मैं बर्तन धोकर गई थी। ये सब गंदे बर्तन तुमने ही किए है ना प्रिया? तू चाहती क्या है? तेरी बहन इस ठंड में काम करते करते मर जाए? अरे दीदी, क्या ही मुंह बना रही हो आप? वैसे भी आपको बर्तन तो धोने ही थे ना, 5-6 और धो दोगे तो क्या ही हो जाएगा। गलती कर दी मैंने अपने मायके वालों को यहाँ बुलाकर। मैंने तो ये सोचकर बुलाया था कि मुझे घर का काम नहीं करना पड़ेगा, सारा काम जेठानी जी करेंगी और मैं अपने मम्मी पापा के नाम के बहाने मौज लूंगी, आराम से खाऊंगी पीऊंगी। लेकिन ये सब तो मुझे ही भारी पड़ गया। बेचारी मेरी जेठानी जी, उन्होंने अकेले इतने दिनों तक सब कैसे संभाला हुआ था। लेकिन अब मुझे इन सबको वापस भेजना होगा, तभी मुझे काम से छुटकारा मिल पाएगा। सोनम अब इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि वो अपने मम्मी पापा के पास जाकर उन्हें यहाँ से वापस जाने के लिए कह देती है। मम्मी पापा, अब आपको यहाँ ना बहुत दिन हो गए हैं, अब आप लोगों को वापस घर चले जाना चाहिए। वैसे भी आप लोगों के यहाँ आने से ना मेरा काम कम होने की वजह ना बढ़ गया है। ठीक है बेटा, हम चले जाते हैं, लेकिन ये बात हमेशा याद रखना कि हम यहाँ तेरे कहने और तेरा रोना सुनकर आए थे। अब तुम्हें ये बात तो समझ में आ गई होगी कि तुम्हारी जेठानी कैसे अकेले पूरा घर संभालती थी। अब से तुम अपनी जेठानी के साथ रहकर आराम से मिल बांट कर घर का काम करना और कोशिश करना कि जेठानी देवरानी ने 2 बहनों जैसी रहो। सोनम के मम्मी पापा इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं। वहीं सोनम को अपनी गलती का पछतावा होता है, जिसके बाद वो अपनी जेठानी के साथ मिलकर सारे घर का काम करती है और सभी के बीच सब कुछ ठीक हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।